रैगिंग या लापरवाही? बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है, उसकी जाति वाती को भी बोलते थे। धर्मशाला कॉलेज मामला सुर्खियों में। 19 वर्षीय छात्रा की मौत। 4 छात्राओं सहित प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सर का नाम अशोक सर था। क्या बोला था अशोक सर ने? पीछे पड़ जाते थे। पीड़ित परिवार ने पुलिस और कॉलेज प्रशासन पर उठाए गंभीर सवाल। जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है, ये प्रशासन है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शिक्षा, व्यवस्था, सामाजिक सोच और इंसानियत तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कॉलेज की पढ़ाई, सपनों का भविष्य और एक सुरक्षित माहौल, लेकिन प्रताड़ना, अपमान और मानसिक दबाव ने एक होनहार छात्रा की जिंदगी छीन ली। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में पढ़ने वाली बीए प्रथम वर्ष की छात्रा ने प्रताड़ना से टूटकर आखिरकार दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 छात्राओं और एक कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि इसमें कॉलेज प्रशासन मृतक छात्रा को अपने कॉलेज में इस साल की छात्रा के तौर पर मानने से इनकार कर रहा है, तो वहीं पीड़ित परिजन और अभिभावक इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन समेत पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। आखिर क्यों? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। धर्मशाला डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली 19 वर्षीय पल्लवी की मौत के बाद अब रैगिंग और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पीड़िता के पिता विक्रम कुमार के बयान पर थाना धर्मशाला में पुलिस ने इस मामले को भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115/2, 3, 5 जिसे यौन उत्पीड़न, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और समान आशय में परिभाषित किया जाता है और हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रैगिंग निषेध एक्ट 2009 की धारा 3 के तहत दर्ज किया गया है, जिसकी पुष्टि एएसपी वीर बहादुर ने की है। वहीं इसको लेकर एएसपी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत पिछले दिन जो है एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्ची जो है वो हॉस्पिटल के बेड पे जो है वो कोई स्टेटमेंट जो है दे रही है और जिसमें कोई महिला जो है उससे पूछताछ कर रही है। तो इसी सिलसिले में जब पूछताछ की गई तो यह पा गया कि एक लड़की जो कि यहाँ धर्मशाला क्षेत्र सिद्धवाड़ी से रहने वाली थी, 19 वर्षीय, उसकी कुछ दिन पहले जो है वो मृत्यु हो गई थी और जिसकी ट्रीटमेंट जो थी वो डीएमसी लुधियाना में चल रही थी। दौरान ट्रीटमेंट जो है उसकी मृत्यु 26 तारीख को जो है वो हो गई थी, 26 दिसंबर। तो इसमें पुलिस ने जो है उनके परिवारजनों से संपर्क किया और परिवारजनों से संपर्क करने के पश्चात जो है उसके फादर की जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया। तो फादर ने बतलाया कि पिछले वर्ष सितंबर मंथ में उसकी जो बेटी है भी उसके साथ जो 3-4 और लड़कियां थी कॉलेज की, तो उन्होंने उसका उत्पीड़न जो है वो किया था और एक प्रोफेसर का भी उसने नाम लिया है कि उसने भी उसका उत्पीड़न किया है, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में बाद में चली गई थी। तो इसमें फर्दर जो है पुलिस ने जो उसकी स्टेटमेंट है, फादर की स्टेटमेंट है, उस पर एफआईआर रजिस्टर की है और अभी एफआईआर करने के पश्चात जो है इसमें फर्दर जांच जो है हम कर रहे हैं। सर, ऐसा बताया जा रहा था कि ये 2 महीने पुराना मामला है और इसमें पुलिस के पास जो है शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कितनी सच्चाई है इन फैक्ट्स के अंदर? देखिए, जब जिस समय की ये चीज़ बता रहे हैं उस समय ऐसी कोई भी जो थी कंप्लेंट, ना तो पुलिस के पास कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं पहुंची है। अभी कॉलेज में ये कंप्लेंट कोई दी गई है इनके द्वारा या नहीं दी गई है उसके बारे में अभी जांच पड़ताल करने के बाद पता चलेगा, परंतु जो सरसरी तौर पे पता चला है कि 20 दिसंबर को एक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे एक कंप्लेंट जो थी इनके परिवारजनों द्वारा दर्ज करवाई गई थी, जिसके पश्चात उसमें जो गर्ल्स थी उनके खिलाफ उसने कहा था कि उन्होंने जो है मेरी रैगिंग की थी और उन्होंने जो है मुझे प्रताड़ित किया था, इस बारे में सूचना थी। तो उसके पश्चात जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो परिवारजनों ने बतलाया कि वो अभी बाहर हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे ही वो आएंगे तो उसके पश्चात जो है उसको उसमें फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करवाएंगे।
तो इसमें पुलिस की टीम ने, जो पुलिस का आईओ था, तो उसने कॉलेज में जो प्रोफेसर्स थे, जो लड़कियां थी, जो लोग थे, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए थे। परंतु उसमें उस दौरान जो था ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया था, क्योंकि परिवारजनों से बात करने के पश्चात उसकी सच्चाई पता करने और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे इसके बारे में कोई जानकारी जो है उपलब्ध नहीं थी। तो इसके लिए उसका इंतज़ार किया गया। अभी जैसे पता चला, जब ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके पश्चात जो है पुलिस ने संपर्क किए परिवारजनों से, तो परिवारजन घर पे पाए गए और उन्होंने फिर उसके बाद बयान लिखवाया है, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज जो है वो हुई है। अभी सर किन लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है और किन धाराओं के अंतर्गत जो है ये मामला जो है पंजीकृत किए गए? इसमें मैं बतलाना चाहूँगा कि 4 जो है वो लड़कियां हैं जिनका उसने नाम जो है उसमें लिया है, और एक जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में, और जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट है तो उसके अंतर्गत जो है इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। तो सर अभी इसमें पुलिस ने किसी जो आरोपी हैं उनसे कुछ पूछताछ जो है वो की गई है, और परिवार से भी अभी बातचीत हो पाई है? अभी देखिए, क्योंकि परिवार अभी सदमे में है, उनसे तो ऑब्वियसली हमने बात की है, और जैसे जैसे अभी जो भी नाम उन्होंने लिए हैं उनकी पहचान और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना जो है बाकी है, क्योंकि पिछले कल ही ये शाम को एफआईआर हुई है परिजनों के बयान पे। तो आज जो है इसमें फर्दर जो है कार्रवाई की जाएगी, इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी। इसके अलावा जो भी वीडियो हैं, किस किस के सामने बयान दिए गए हैं, तो उनको भी शामिल जो है इन्वेस्टिगेशन में किया जाएगा, ताकि जो तथ्य हैं उनकी पूरी तरह से छानबीन की जा सके। सर धर्मशाला कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इसको डिनाई कर रहा है कि अभी वर्तमान में ये कॉलेज की छात्र नहीं थी। इस संबंध में क्या जानकारी आप लोगों? देखिए, क्योंकि पिछले कल ही ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो अभी इसके बारे में जो भी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया में उनको वेरीफाई करना जो है बहुत आवश्यक है। तो पूरी तरह से जांच करने के पश्चात ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या मसला था, क्या बात हुई थी या क्या नहीं हुआ था। वहीं मृतक छात्रा के पीड़ित पिता विक्रम ने इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और समाज की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिस कॉलेज में बेटी को पढ़ाने भेजा, वहां न केवल कॉलेज की छात्राओं ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि प्रोफेसर तक ने उसे टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़े। उसे जाति सूचक शब्द कहे गए। बेटी मानसिक तौर पर इतनी प्रताड़ित हुई कि आज वो इस दुनिया को ही अलविदा कह गई। ये बेहद निंदनीय घटना है। वहीं इसको लेकर पल्लवी के पिता का क्या कुछ बयान है, सुनाते हैं आपको। मेरा नाम विक्रम कुमार है जी, और बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है। उसको जाति वाती को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे उसको, एससी की, तेरी एससी कास्ट है बोला, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उसकी रैगिंग भी की। और जो शौक सर है उसने भी गलत काम जो किया हुआ उसमें, है ना। वो बेटी मेरे को बता के भी गई और बताती थी मेरे को, बोला पापा ऐसी सी बात हुई है बोला मेरे साथ। मैंने बोला, फिर मैंने बच्चे को बोला कोई बात नहीं, अभी तो तू स्टेबल हो, अभी तो कोई इस बारे में बात मत कर, तो ठीक हो जा, कोई बात नहीं। ऐसी सी दुर्घटना की है सर। कब का ये मामला है और कौन सी कक्षा में आपकी बेटी पढ़ती थी, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो जी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे हुआ था, पहले भी ऐसे हुआ था। तो तब भी पुलिस तक बात गई थी, डॉक्टरों ने रैगिंग का बनाया हुआ था इसका फर्स्ट ईयर में भी। तो पुलिस आई हुई थी वहाँ पर, तो मेरे को बोला कि करनी कार्रवाई। तो मैंने उधर थोड़ा सा मैं चुप हो गया था। मैंने बोला बच्चा वो भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, तो इसको यहीं बंद करते। और प्रिंसिपल से जाके बात की थी मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने और ख़ुद ने, हमने जाके उनसे बात की थी। तो बोलते हम करते, बोला इसका बोला। मैंने उनकी कमेटी से बात की थी, बोलते सर ने बोला करते कुछ। लेकिन बच्चा मेरा जा करके जो कास्ट से जो बोला हुआ मेरे बच्चे को, जो एससी करके बोलते थे मेरे बच्चे को, कास्ट नाम लेकर बोलते थे मेरे बच्चे को, उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता। मेरे को बोलता था बार बार, वो बोलता था पापा, बोला मेरे को ऐसे से बोलते हैं बच्चे। मैंने बोला बच्चा तो कोई बात नहीं, ऐसे बोलते, चुप रहे तू। मैं इसको ऐसे बोलता था। बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ सर। आपकी बेटी जो डिप्रेशन में बताई जा रही है, कब से मतलब डिप्रेशन में थी और क्या वजह उसकी थी? सर कॉलेज में पढ़ने के बाद ही डिप्रेशन में आई थी या पहले से ही? नहीं सर, ये कॉलेज में पढ़ने से बाद ही डिप्रेशन में गई है।
पहले बिल्कुल ठीक है, बच्ची बहुत टैलेंटेड थी मेरी। बच्ची के आप वीडियो देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो बच्चे के। बच्चा बहुत अच्छा था मेरा, वो पढ़ने में भी लायक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो नंबर, इसका एक नंबर जो कम आया हुआ था, वो भी नंबर ये डिप्रेशन के कारण ही हुआ। ये बच्चा मेरा हरास हो रहा था कॉलेज में, पूरा हरास हो रहा था। जो ये गलत काम जो ये प्रोफेसर ने जो किया हुआ है, ये इनकी वजह से हुआ। कोई जाति वाती का बोलते थे, बच्चा मेरा पूरा हरासमेंट था। कोई बच्चे के साथ ऐसा, बच्चा अंदर अंदर से दब गया सर मेरा। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ होगा ऐसे। कल किसी और बेटी को शिकार बनेगी, कोई और बेटी बनेगी। तो आपने पहले भी एक कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन पर की थी या पुलिस हेल्पलाइन पर भी की थी। उस दौरान पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन मामले की हुई थी और आपने उस दौरान कार्रवाई करने से मना किया था। वो क्या नहीं सर, मैंने कोई कार्रवाई करने से मना नहीं। मैं तो खुद फ़ोन करता था, मेरे बच्चे की कोई कार्रवाई करे, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अभी एफआर लॉज में देखना, उनका नाम काटा जा रहा है, अशोक सर का। जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन है, ये काम करते ये जो प्रोफेसर उनकी बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रोफेसर है, ये काम करेंगे। कब आपकी बेटी की मृत्यु हुई और आपने कब? 26 तारीख को हुई सर। नवातरे लगे हुए थे, बच्ची 22 तारीख थी बच्ची मेरी, तब बीमार हुई है बहुत ज़्यादा। उसे 3-4 दिन पहले कॉलेज गई तो सारा उसके बीच भी हुआ। प्रशासन और कॉलेज का ये कहना है, कॉलेज प्रशासन का, कि 29 जुलाई के बाद आपकी बेटी कॉलेज बिल्कुल भी नहीं गई। सर वो छुपा रहे हैं बहुत कुछ छुपा रहे हैं सर। वो छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। बच्ची को मैं खुद छोड़ के आता, मन नहीं करता था, मैं उसको लेके आ जाता था कॉलेज से। और एक जो मोनिका थे, बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, ऐसे बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, तो वो लड़की मेरे को फ़ोन करती है और मोनिका मेरे को बोलती है, बोला अंकल आपकी बेटी कहाँ पर है, बोला मेरे को ऐसे बोलती है। और बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ, हम कहीं घूम के आए तो बच्चा मेरे साथ बैठा, तो वो बच्चे बोलती है आपकी बेटी तो वहाँ घूम रही है, बोला। और बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ ऐसे। मैंने जब उसको पूछा, मैंने बोला ये देख बात कर। मैंने बोला ऐसी बातों में ध्यान नहीं देते। बोला देख पापा आप मेरी बेइज्जती कर रही है ये बच्चे। तो बच्चा मेरा हरास होता था यहाँ पर। बाप की नज़रों में उसको गिराने की कोशिश करेगी। आपने अब पुलिस को शिकायत दी है, किस तरह की आपने शिकायत दी है, क्या उसमें आपने कहा है? देखो जी, पहली बात तो मेरे बच्चे के बयान है, उसने खुद दिए हुए हैं, ठीक है जी। जो मेरे बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है उसने खुद दिए, और इतने दर्द में दिए, और हमने देखा हुआ टाइम मेरे बच्चा कितना तड़फा हुआ है। और बच्चे इतना तड़फा हुआ कि पूछो मत। अब आपकी क्या मांग है, क्या कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? सब मैं इंसाफ चाहता हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और की बेटी ना आए, कहीं और की बेटी कब तक बेटियाँ मरेगी? किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप वहाँ? सर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अशोक सर के ऊपर और जो लड़की हैं उनके ऊपर। और रही जो एफआर करी हुई है, वो कल पूरा लिखे गए, आज वो बोलते वो अशोक को बाहर ही निकाल दिया। वो बोला, आपको किसने बोला कि अशोक को बाहर? मैं देख रहा था अभी, बता रहे थे मेरे को, बोला वो निकाल दिया। वो बोला उसका तो किसी लिस्ट में नाम नहीं है। बोला एफआईआर जो कॉपी है उसमें तो उनका नाम है। हाँ सर, वो गुनहगार है, वो बिल्कुल गुनहगार है। उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो बच्चे को जाति वाती के लिए भी बोलता था, और साथ में बच्चे को इतना बड़ा उसने किस्सा किया। जो बच्चा बिल्कुल डिप्रेशन में गया, बाद में स्टेबल नहीं हुआ। और कभी हम टांडा में जा रहे हैं, कभी हम सिटी में जा रहे हैं, कभी हम वहाँ पर पठानकोट में जा रहे हैं, यहाँ घर में लेके आया। यहाँ से सीधा मैं उसको डीएमसी लेके गया हूँ, डीएमसी से फिर मैं अरुण वर्मे के पास लेके गया हूँ। उसके बाद बच्चा स्टेबल करके मैं घर में लाया हूँ। 2 दिन के बाद, 10 दिन यहाँ रहता, 2 दिन के बाद बच्चा एक्सपायर हो जाता है। फिर भी मैं पुलिस के पास गया। पुलिस के पास पुलिस से मेरे को वैसे भी उम्मीद नहीं रही थी सर। मैंने ऊपर किया फ़ोन, मैंने 111 में फ़ोन किया, तब जाके पुलिस आई है। उसमें मैंने सिर्फ एक जिक्र नहीं किया कि अशोक का जिक्र नहीं किया, बाकी मैं लड़कियों को जिक्र किया था। क्योंकि जो वीडियो थी मैंने रखी थी। मैं डरता इस चीज़ से भी डरता था कि मतलब कोई मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में कोई कुछ कर ना दे।
कुछ मेरे बच्चे को कुछ करना दे, मैं वीडियो इस करके मैं उसको शो नहीं किया, बिल्कुल नहीं शो किया उसको, उस चीज़ को मैंने छुपा के रखा। मैंने बोला मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं इसके बयान और ये वीडियो मैं सब कुछ दिखाऊंगा, तब मैं लोगों को जाके दिखाऊंगा कि मेरे बच्चा अब ठीक है, ये देखो मेरे बच्चे के साथ इन्होंने ऐसे किया। तो जो कार्रवाई अभी तक पुलिस की ओर से अभी की गई है, अभी तो बयान ही दर्ज हुए हैं, तो क्या लगता है आपको ऐसे जो है देखो सर, कार्रवाई को लेके आप सख्त से सख्त हो रहे हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है जी। किसी और बेटी के भी साथ ऐसे ना हो, मेरे बच्चे के साथ हो, किसी और के साथ भी ना हो, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आज ऐसी करके बच्चों को दबाया जाता है और बच्चों को गलत बातें बोली जाती है। बच्चे यहीं से तो मरते हैं, कहाँ से मरते हैं? इन्हीं बातों से मरते हैं, यहीं से डिप्रेशन में, यहीं से थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं आगे। फिर क्या करेंगे बच्चे, बताओ। कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि कोई रैगिंग का मामला आपने दर्ज नहीं करवाया सितंबर की। सर मैंने, देखो जी, पहली बात तो मेरे को अपना बच्चा स्टेबल करना था। जब मैंने पुलिस से बात की, बोला अपने बच्चे को ठीक करो, सब कुछ देखते हैं, बोला अपने बच्चे को ठीक करो, सब कुछ देखते हैं, बोला मैं ठीक है, मैंने बच्चे की तरफ ही लगा रहा। 111 में मैंने कॉल की है, जिससे पुलिस वाले आए जो अपनी पूरी कार्रवाई करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर उन्होंने मेरे से साइन लिए, उन्होंने मेरे को ये बोला कि बोला बच्चे के बयान हो गए। वो अंदर गए, बच्चे को देखा, बोला भाई मैं इंसाफ करूँगा जो भी होगा। तो उन्होंने 100 मेरे से साइन लिए, बोलते बच्ची ठीक हो जाएगी, बयान दे देगी। तो बोला आपका मैं पेंडिंग रखता हूँ, बोला ये पेंडिंग रखता हूँ, बोला जब तक बच्चा बोला बयान देगा, बोला फिर बोला आगे की बोला कार्रवाई जो की जाएगी, बोला। और अशोक, जब मैंने उनको वीडियो दिखाने की कोशिश, बोला सर बोला इसको बंद करो, बोला ये मुझे नहीं पता मैटर, मैं ऊपर करके आ गया हूँ, बोला अपना जो भी करना था, बोला मैं अपनी कार्रवाई जो है करके आ गया हूँ, बोला। और वो ऊपर उस कॉलेज में पूछ के आगे हो गए किसी को। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले जो आपके बयान कलमबंद किए गए हैं पुलिस की ओर से, जैसा आपने बताया उस तरह से नहीं किए गए हैं, ऐसा भी है कि जो बयान आपने पहले दिए हैं उसको पुलिस ने एज इट इज़ लिखा था या आपको वही चीज़ बताई गई है कि? देखो जी, ऐसा है कि मेरे सामने तो जो बयान लिखे हैं, मेरे सामने उन्होंने ये लिखा, अशोक के लिए लिखा हुआ है, अशोक के लिए लिखा हुआ है, और लड़कियों के लिए वो लिखा हुआ है, वो लिख रहे थे आगे। अगर वो कुछ तथ्य छुपाते हैं तो अब क्या कर सकता हूँ मैं तो नियत्ता हूँ बिल्कुल ही। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। उधर इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से अपने प्रोफेसर के पक्ष में उतर आया है। कॉलेज प्रिंसिपल राकेश पठानिया ने पहले पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की, फिर कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। मृतक छात्रा उनके कॉलेज की छात्रा थी, मगर इस साल उनकी एनरोलमेंट नहीं हो पाई थी, इसलिए ये कहना कि वो इस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, ये कॉलेज की छवि के साथ जस्टिस नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि क्योंकि छात्रा पिछले साल ही फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी और बार बार विभाग के प्रोफेसर के पास जाकर सेकेंड ईयर में एडमिशन का दबाव बना रही थी, जो किसी भी लिहाज से यूनिवर्सिटी नियमों के तहत नहीं था। ऐसे में वो कॉलेज से चली गई और न फर्स्ट ईयर में एडमिट हुई न सेकंड ईयर में, मगर दोबारा जुलाई महीने में कॉलेज में नज़र आई। वहीं इसको लेकर प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी, सबसे पहले तो मैं संवेदनाएं व्यक्त करूंगा जो पीड़ित परिवार है, जिस बच्ची की जान गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक प्राइम जो एक लॉस है पेरेंट्स को हुआ है, तो मेरी संवेदनाएं हैं पेरेंट्स के प्रति। और दूसरी बात जो है, मीडिया में जैसे आपने प्रश्न पूछे हैं, इस सारे प्रकरण में 3 मतलब अलग अलग पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला पहलू जो है, पहले मैं थोड़ा सा जो लड़की है उसके बारे में, जो एडमिशन है उसके बारे में बता दूं। पिछले वर्ष ये BA फर्स्ट ईयर की हमारे महाविद्यालय की छात्रा थी और इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष ये फेल हो गई, जिसमें 3 विषयों में ये उत्तीर्ण नहीं हो पाई। और ये जो टीचर्स हैं, ज्योग्राफी के जो हमारे टीचर्स हैं, उनके पास गई कि मैंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी है, लेकिन उन्होंने इसको गाइड किया कि आपकी सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं होगी, आपकी रूल्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन होगी। तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब थी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हर कोई बच्चा जो फेल होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो ये लड़की बार बार जो है टीचर के पास गई इसी बात के लिए बार बार। और जो अशोक जी जिनका ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी इसको बोला साथ में, मतलब वो सारे इकट्ठे थे कि आपको बेटे बात समझ नहीं आ रही है, आपका जो रिज़ल्ट है वो फेल है, तो आपको यूनिवर्सिटी रूल्स के अनुसार फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो है वो मिलेगी।
तो वो लड़की थोड़ी सी मतलब वहाँ से चली गई और फिर वो दोबारा जो है महाविद्यालय में नहीं आई। तो जो रैगिंग का मामला था, और रैगिंग के मामले में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि उस लड़की ने एडमिशन जो है सेकेंड ईयर में तो उसको मिलनी नहीं थी, तो ना ही उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली। 29 जुलाई तक वो कुछ दिन जो है महाविद्यालय में आई थी और सितंबर जो है उसके बीच में वो नहीं थी महाविद्यालय में। पर लड़की के पिता का बार बार ये भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि उन्होंने जो है कई बार जो है कॉलेज में भी शिकायत की बात की कही है, और उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ छात्राएं हैं जो उसकी बच्ची के साथ मारपीट भी करती थी और उसको जो है प्रताड़ित करती थी। ये कितनी तक सच्चाई है, क्योंकि रैगिंग का मामला भी सामने आ रहा है? देखिए, रैगिंग के मामले में हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, हमेशा रहती है और रहेगी भी, कि रैगिंग जो है छोटा बड़े की नहीं ले सकता, ना ही बड़ा छोटे की ले सकता, ना ही अपने सहपाठी अपने क्लास के मतलब सहपाठी की ले सकते हैं। किसी भी एंगल से रैगिंग जो है हमारे लिए जीरो टॉलरेंस है। अब ये जो पहला पहलू है रैगिंग का, इसमें ये मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वो लड़की जो है दूसरी लड़कियां उसको कुछ परेशान करती थी, और इस मामले में जो कंप्लेंट जैसे आप बता रहे हैं, हमारी रैगिंग कमेटी बनी हुई है जिसके जो पूरी कमेटी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जगह जगह डिस्प्ले है। जिस ब्लॉक में वो पढ़ती है वहाँ पर सामने एंट्रेंस पर भी लगी हुई है, मतलब टीचर्स की मतलब वहाँ लगी हुई रोल कॉन्टैक्ट नंबर लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण हुआ होता तो बच्चा या तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है या जो टीचर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करता है। इवन मेरे साथ कई बार बच्चे शेयर करते हैं कि मेरे को सर वो तंग कर रहे हैं, मेरे को वो तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने लेवल पर जो है, क्योंकि वो रैगिंग के मामले नहीं, आपसी उनकी टसल होती है, तो उनको बिठा के उनकी सहमति जो होती है वो हम करवाते हैं। लेकिन इस मामले में ये जो आप बता रहे हैं इस लड़की के मामले में, जो टीचर्स हैं उनके पास, जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी आज तक जो ये जो सेशन इसमें, तो वो 29 जुलाई के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई है। पहली बात तो ये है, महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है। तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। और दूसरा कि हमारे महाविद्यालय में पुलिस वाले आए थे दिसंबर माह में, उन्होंने उस कक्षा की छात्राओं को बुलाया था, यहीं पर बुलाया था, और मैं खुद बाहर चला गया था। मैंने बोला था कि जो टीचर हैं हम बाहर चले गए, तो जो पुलिस है उन्होंने इंटेरोगेट की बच्चियां जो हैं, लगभग सभी बच्चों का एक ही मत था कि वो थोड़ी अलग रहती थी, किसी से मिक्सअप नहीं होती थी और ज़्यादा वो बात नहीं करती थी। सर, प्रशासन का ये कहना है कि मतलब 25 जुलाई 2025 29 जुलाई के बाद जो छात्रा जिसकी डेथ हुई वो कॉलेज की स्टूडेंट नहीं थी? नहीं, स्टूडेंट रिजल्ट आया सितंबर में। 29 जुलाई तक उसने सिर्फ कुछ ही क्लासें जो है सेकेंड ईयर में लगाई थी, उसके बाद वो नहीं आई। एक्चुअली होता है कि हमें रोल ऑन करने पड़ते हैं बच्चे, जिसमें बच्चे को सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी पड़ती है, और जब रिज़ल्ट आता है तो जो बच्चे फेल होते हैं उनको हम रोल बैक कर देते हैं। तो वो बच्ची बार बार यही बोल रही थी कि मैंने उसको हम रोल ऑन तो कर देते हैं अपने रिकॉर्ड में, लेकिन जब तक वो फीस जमा नहीं करेगी उसकी एडमिशन उसमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि वो बच्ची जो है 29 जुलाई के बाद जो रिजल्ट है शायद थोड़ा आगे निकला, तो बीच में उसके बाद नहीं आई महाविद्यालय। थी आपके कॉलेज की या नहीं थी? देखिए, स्टूडेंट जैसे आप भी हमारे महाविद्यालय से काफ़ी पहले पढ़े हैं, तो आज की डेट में भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। वो लड़की फर्स्ट ईयर में हमारी स्टूडेंट थी। इस वर्ष वो टेक्निकली उसने फीस जमा नहीं की थी, तो वो हमारी स्टूडेंट नहीं थी। वही कॉलेज में भौतिक विज्ञान के सहप्राचार्य और प्रोफेसर यूनिट के अध्यक्ष विक्रम श्री बतस्य ने भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। अपने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक का पक्ष लेते हुए कहा गया कि हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है, मगर ज़मीनी हकीकत ये है कि जो आरोप उनके कॉलेज के प्रोफेसर अशोक पर लगे हैं वो सरासर निराधार है। उसकी वो बर्दाश्त करते हैं और इस मामले में वो अपने प्रोफेसर के साथ खड़े हैं। मैं डॉक्टर विक्रम श्रीवास्तव हूँ, यहाँ पे मैं सह प्राध्यापक हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में, और यहाँ की जो यूनिट है उसका भी मैं प्रधान हूँ। GTCA धर्मशाला के जो एक आपके कुलीग हैं उन पर जो है FIR दर्ज हुई है, उस मामले को आप किस तरह देखते हैं और आप लोगों की इस संबंध में क्या कहना है और क्या मांग आप करेंगे इसमें? देखिए, कल हमें फेसबुक वगैरह जो सोशल मीडिया है वहाँ से इस वेरी दुखद जो समाचार है
वो हमें मिला और आज जो कि वो प्रिंट मीडिया में भी पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जो शोक संतप्त परिवार है उनके लिए मैं अपनी बड़ी अपने और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से बड़ी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। किसी भी बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही दुखद है और अध्यापक होने के नाते हम ये जो बच्चे होते हैं इनको एक बच्चों की तरह ही देखते हैं, बेटे और बेटियों की तरह देखते हैं और उनका जो ऐसा दुखद निधन हो तो ये हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है। दूसरा, जो मीडिया में जो सर्कुलेट हुआ है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें बड़ी तर्कहीन भी लग रही हैं और तथ्यहीन भी लग रही हैं। तर्कहीन इसलिए क्योंकि ये जो छात्रा जो दुखद जिसका निधन हुआ है वो छात्रा पिछले साल यहाँ के स्टूडेंट थी, इस वर्ष वो स्टूडेंट भी नहीं थी। पिछले वर्ष जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो दुर्भाग्य से अनुत्तीर्ण हो गई और अनुत्तीर्ण होने के कारण वो अगले वर्ष जो है उसको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला। तो ये जो इस वर्ष पहले जो तथ्य ये है कि इस वर्ष वो इस संस्थान की छात्रा ही नहीं है। दूसरा ये कि उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप जो हैं वो एक तार्किक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो कॉलेज है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है। ऐसे कोई भी इशू आए, चाहे एंटी रैगिंग का जैसे आया, चाहे बैड टच का आए, चाहे कोई कास्टिस्ट रिमार्क का आए, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है। और ये हमने जितने भी अपने रिकॉर्ड देखे हैं उन रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा कोई भी इशू जो है वो कॉलेज प्रशासन के ध्यान में नहीं लाया गया। तो अगर ऐसा कोई इशू होता है तो पेरेंट्स भी बड़े एजिटेटेड होते हैं। तो पेरेंट्स अगर एजिटेटेड हों तो वो भी कॉलेज को संपर्क करते हैं। तो ना तो पेरेंट्स की तरफ से ना उस छात्रा की तरफ से ऐसा कोई मुद्दा जो है वो कॉलेज प्रशासन के ध्यान में लाया गया। और ऐसा लगता है कि ये जो बाद में दिसंबर में शायद सीएम हेल्पलाइन पे आने के बाद ये जो इशू उठा है, हो सकता है कि वो बच्ची जो अनुत्तीर्ण हो गई थी वो कुछ इश्यूज़ में कुछ मेडिकल इशू या कोई ऐसा इशू अगर कोई रहा होगा उसके कारण वो शायद अपना जो एक मानसिक पॉइस होता है उसमें उसको कुछ रोक आई होगी। तो उसके कारण वो पेरेंट्स भी शायद वरीड होंगे और उस वरीनेस में वो जो हैं वो कुछ ऐसे आरोप लगे हैं। हमें बड़ा खेद है इस चीज़ का कि ये सारा हो रहा है और जिसमें हमारा प्रशासन भी इन्वॉल्व है और उस बच्ची की दुखद मौत हुई। तो अभी जैसे आपके एक साथी पर आरोप लगे हैं उस पक्ष पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो हमारे साथी हैं वो 2006 से कॉलेज सेवाओं में हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उससे पहले वो स्कूल में भी रहे हैं और इतना लंबा उनका जो अनुभव है, अध्यापन का जो अनुभव रहा है, उसमें उनका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल निष्कलंक है। तो इसलिए हम ये किसी भी रूप में ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा अध्यापक कर सकते हैं। आप अगर कोई ऐसा करते हैं तो बाकी जो बच्चे होते हैं उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं। ऐसा कोई भी इशू बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई भी उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए हमें ये इसका बड़ा दुख हुआ कि ऐसे ही, और थोड़ा सा मैं मीडिया के साथियों से भी बड़ा विनम्र और बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल रहने को मैं कहूँगा कि आप भी प्लीज़ कोई भी अगर ऐसा नैरेटिव चलता है तो उसको पहले पूरी तरह से उसको वेरीफाई करके आप चलाएं। आपका सब हमारा बड़ा विनम्र निवेदन है। वहीं कॉलेज में मनोविज्ञान की प्रोफेसर मोनिका मक्कड़ ने कहा कि इसमें वो 100% प्रोफेसर अशोक के साथ खड़ी हैं, इसलिए क्योंकि पिछले 2006 से वो इसी कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आज दिन तक उनका किसी के साथ इस तरह तो क्या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नज़र नहीं आया है। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका मक्कड़, मैं मनोविज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ यहाँ पर सहाचार्य। मैम, एक आपके कुलीग के ऊपर जो है गंभीर आरोप भी लगे हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई है। उनके बिहेवियर को लेकर आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ एक महिला प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। क्या लगता है जिस तरह के आरोप जो आपके कुलीग के ऊपर लगे हैं कितने सही ही मानती हैं आप उन्हें?
बहुत ही दुखद है ये। और आज मैं आपको कह दूं कि हमें छुट्टियां चल रही हैं और आप मेरे आसपास देख रहे हो पूरा कॉलेज स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है सिर्फ सर के लिए, क्योंकि अशोक सर बहुत ही थॉरो जेंटलमैन हैं और उनका इतना अनुभव है अध्यापन का। उन्होंने बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। बच्चों से आप पूछें, स्टाफ से पूछें, किसी को भी कोई हम महिलाएं जितनी हैं, कभी भी सर ने मुझे लगता है ऊंची आवाज़ में तो किसी को कुछ कहा ही नहीं होगा। कितने सारी कमेटी के कन्वीनर्स हैं, जहाँ किसी को प्रॉब्लम होती है वो एकदम खड़े होकर हमारे आगे आ जाते हैं कि मैम आप रहने दो, मैं ये काम कर लूँगा। और उनके लिए ऐसा सुनना, आप सोचोगे कि छुट्टियों में सारा स्टाफ कॉलेज आया है, तो ये दर्शाता है कि सर बिल्कुल 100% जो हैं दोषी नहीं हैं, उन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कॉलेज में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार के बाद मौत मामले में अब एबीवीपी की एंट्री हो गई है। एबीवीपी की प्रांत मंत्री नैन्सी अटल ने कहा कि इस पूरे मामले में वो पीड़ित परिवार के साथ हैं और पुलिस और कॉलेज की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि समय रहते अगर इनकी ओर से इस घटना पर संज्ञान नहीं लिया गया तो शायद आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। ज़्यादा क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। नमस्ते, नैन्सी अटल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश प्रदेश मंत्री। नैन्सी जी, धर्मशाला कॉलेज का एक मामला जो है वो वायरल हो रहा है। छात्रा की डेथ के बाद कई गंभीर आरोप लगे हैं और अब उसमें मामला भी दर्ज कर लिया गया है छात्राओं पे और एक प्रोफेसर के खिलाफ। क्या पक्ष है आपका इसको लेके? देखो, जो ये विद्यार्थी परिषद का जो मत है, इसमें विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। पहले तो इस कैंपस में उस छात्रा के साथ 3 छात्राओं द्वारा रैगिंग करना, वो भी उसकी भी विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करती है। और जो प्राध्यापक पर भी इल्ज़ाम इस चीज़ के लिए लगे हैं, उसकी भी विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करती है। और विद्यार्थी परिषद का मानना है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जैसा कि ऐसा कहा जा रहा है कि प्राध्यापक जो है वो बहुत इनोसेंट थे और इस तरह के आरोप जो है वो गलत हो सकते हैं, उस पर आप लोगों का क्या पक्ष है? विद्यार्थी परिषद का पक्ष हमेशा से ही एक ही रहा है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही जो होनी चाहिए। अगर अध्यापक भी इसमें दोषी है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन को, एक छात्रा के पेरेंट्स जब अभी उनसे हमारा मिलना होता है तो छात्रा के पेरेंट्स FIR करने पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज नहीं की जाती, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का फेलियर है कि इसकी कंप्लेंट बहुत पहले कर दी गई थी और उसके लिए पुलिस ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। तो इस पे विद्यार्थी परिषद पुलिस प्रशासन की भी कड़े शब्दों में निंदा करती है कि वो क्राइम होने का वेट करते हैं कि जब हम देखते हैं कि जब हमारा स्टूडेंट मार्च हो रहा होता है तो शांतिपूर्वक वो मार्च चल रहा होता है, उस पर भी पुलिस द्वारा सिर्फ और सिर्फ लाठीचार्ज किया जाता है। कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ दबाने का काम प्रशासन भी करता है और ये पुलिस भी करता है। और पुलिस क्राइम का वेट कर रहा है कि जब पहले ही उनको FIR कर दी गई थी, उस पर उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया। क्या हमारी जो छात्रा बहन है वो इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई थी कि वो बीमार रहने लगी और उसकी डेथ हो गई। तो हमारा यही है कि इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा, अगर कोई भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, आप 2 बात कह रही हैं, एक तो पुलिस द्वारा कार्रवाई ना करना, जबकि पुलिस ये कह रही है कि 20 दिसंबर को इस मामले में ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी थी, इनक्लोजर रिपोर्ट भी इसमें दर्ज की गई थी। और दूसरा, कोई भी कार्रवाई है वो तो अपराध होने के बाद ही दर्ज होती है, उससे पहले तो किसी पे FIR तो देखिए, जो छात्रा का बयान आया है वो भी कंप्लेंट एक जो उन्होंने बोला है कि एक अध्यापक ने उनके साथ ऐसा किया, लेकिन जब जो हमारी छात्रा बहन है उसके जो पेरेंट्स वहाँ जाते FIR करने, तो वो 22 दिसंबर को यहाँ पे आते तो है, लेकिन उस पर जो छात्रा के साथ प्रताड़ना की जाती है, लेकिन उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। सिर्फ ये बोल देना कि पुलिस यहाँ आई और वो मामला दबा दिया गया। तो इसी के लिए मैं पुलिस की भी पुलिस के लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही जो उन्होंने नहीं की, इसके लिए उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। काबिले गौर है कि नए साल के शुरुआती दौर में जिस तरह से शांत प्रिय हिमाचल के सबसे शांत माने जाने वाले शहर धर्मशाला में सनसनी भरा ये वाकयात सामने आया है और जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं, इससे निश्चित तौर पर धर्मशाला की धराधूमिल हुई है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से इस घटना के कई पक्ष सामने आ रहे हैं, उसमें कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा, ये तो खैर अदालत में ही तय होगा। मगर जिस तरह से पूरे घटनाक्रम में एक बेटी को अपनी कीमती जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, उसके लिए असली गुनहगार कौन है, इस पर से पर्दा निश्चित तौर पर उठना लाजमी है।
तभी सही मायनों में समाज की उचित दशा और दिशा तय हो पाएगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।